जियो से शुरू करने से पहले कुछ बहुत ज़रूरी बातें आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है। जो हम आने वाले चैप्टर्स में जो है हम सीखने वाले हैं, हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच दिस चैप्टर एंड हाउ योर प्रिपरेशन लेवल शुड बी, बिकॉज ये अगर कहा जाए तो अगर हम ये कहें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक फंडामेंटल चैप्टर अगर ये है तो वो कहना गलत नहीं होगा। ठीक है। सो इवन बिफोर वी स्टार्ट देयर आर फ्यू थिंग्स विच यू शुड कीप इन माइंड। पहला जो है कि इस चैप्टर को हम जो पढ़ने वाले हैं वो तीन भाग में पढ़ने वाले हैं। सो लाइक देयर विल बी थ्री मेजर सेक्शंस ड्यूरिंग द होल चैप्टर। पहला हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में। ठीक है। दूसरे बाद हम सीखेंगे इंटरमीडिएट्स के बारे में, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में। और थर्ड लिखेंगे जो है एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ये तीन जो हैं आप समझ लीजिए कि ये तीन जो सेक्शंस हैं, दीज आर बेसिक पिलर्स ऑफ द होल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है ना। ये तीन जो है बेसिक पिलर्स हैं। इन तीनों में से एक में भी अगर आप मिसअप करेंगे तो आपको आने वाले हर चैप्टर में दिक्कत होगी, ये पक्का है। ठीक है। इसलिए ये तीन सेक्शंस को हम लोग एकदम डिटेल में समझेंगे। इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला बेस्ट फॉर्मूला रटने से कुछ काम नहीं आएगा। यहाँ पर जो ऑर्डर है वो सब रटने से कुछ काम नहीं आएगा। आपको इसकी लैंग्वेज समझनी है बेसिकली। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज मोर लाइक कुकिंग। ठीक है। आप खाना देख करके खाना बनाना जितना अच्छे से कर पाओगे उससे ज्यादा जरूरी है कि यू कुक इट योर सेल्फ। वही चीज यहाँ पर सबसे मेन है कि आपको यहाँ पर प्रैक्टिस की शीट में दूंगा आपको, दैट यू हैव टू ऑल्सो सॉल्व ऑब्वियसली बिफोर द नेक्स्ट क्लास। पहली चीज तो वो है। दूसरी चीज जो है कि यहाँ पर चूंकि मैकेनिज्म के रिएक्शंस को आपको रटना कुछ भी नहीं है। ठीक है। नथिंग नीड्स टू बी मग्ड अप हियर, ये आपको पहले ही बता देता हूँ। यहाँ पर मग करने से काम नहीं चलता। आपको बेसिकली क्या करना है कि अगर आपको एक 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 क्वेश्चन को, अगर आप पांच मैकेनिज्म को अच्छे से समझ लेते हैं, पांच कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप 500 क्वेश्चंस को आप हैंडल कर सकते हो। ठीक है ना। आप किसी चीज को मेमोराइज करके यहाँ पर काम नहीं कर सकते। ये बात मेमोरी वाला केस यहाँ पर है ही नहीं। पहली बात तो दिमाग से वो निकाली थी कि मेमोरी यहाँ पर काम नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा। तो ठीक है। तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज जो है कि यहाँ पर जो है आईपीसी का यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज केस है नहीं। ठीक है ना। मेनली आपको इसके जो मैकेनिज्म्स हैं उसको ही हमें फोकस करने के लिए करना है और डेली प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है। यहाँ पर देख करके और पैसिव लर्निंग से काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। पैसिव लर्निंग मतलब जैसे कि आपने कहीं किसी को सॉल्व करते हुए देखा, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। इसलिए जिस तरह से साइकिल चलाना खुद सीखते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल्सो इज डन बाय योरसेल्फ, ओनली देन यू विल बी एबल टू लाइक ग्रास्प द होल थिंग। यहाँ पर सब कुछ इसी के रिजल्ट घूमेगा। ठीक है। तो ये चीज, सारी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वी कैन स्टार्ट। और चूंकि हम लोग अभी ये सब चीजें हमें फंडामेंटल सीखना ज्यादा जरूरी है। सो आप ये मेक श्योर जरूर करें कि छोटी से छोटी बात अगर आपको नहीं सुनना ही हो, डोंट वेट इट विंग इट फॉर द लास्ट मोमेंट। उसको इमीडिएटली पूछ करके बिना किसी संकोच के प्लीज आस्क मी, बिकॉज आई विल बी एक्सप्लेनिंग एवरी सिंगल डिटेल एज मच डेप्थ एज यू लाइक। ठीक है। इसलिए डेप्थ में आपको सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए इस चैप्टर में थोड़ा टाइम लीजिए। ठीक है। इनफ टाइम इज रिक्वायर्ड क्योंकि दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू इन ऑल द अपकमिंग चैप्टर्स हेंसफोर्थ। ठीक है। पॉइंट क्लियर है। ठीक है। कोई भी चीज होगी आप एकदम खुल्लम खुला आप माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट यू रेज योर हैंड ऑल्सो इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, अदरवाइज तो आप डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हो। तो पेन पेपर रेडी रखिए क्योंकि सवाल बहुत सारे आने वाले हैं। ठीक है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहली जो चीज़ है कि यहाँ पर बॉन्ड्स को तोड़ना और फॉर्म होना, हाउ डू वी ब्रेक एंड फॉर्म बॉन्ड्स। ठीक है। तो ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स इज ऑल थ्रू आउट द मैकेनिज्म। ठीक है। वो होता ही रहता है। हर जगह आप देखेंगे बॉन्ड टूट रहे हैं, बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है। और लेकिन करना कैसे है, लेकिन वो चीज़ हमें सीखनी है। पर कैसे करते हैं उसके पहले, ठीक है, कैसे करते हैं उससे पहले हमें यहाँ पर बॉन्ड तोड़ने के तरीके के बारे में सीखना पड़ेगा। तो देर आर फ्यू मेथड्स बाय विच वी कैन ब्रेक एंड फॉर्म बॉन्ड्स। ठीक है। ध्यान से देखिएगा। द बॉन्ड्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस अंडरगो फिजन एंड फॉर्मेशन। बॉन्ड्स टूटती हैं, बनती हैं। ठीक है। दोनों होते रहता है। और जो बॉन्ड होती है आप जानते हैं, ऐसे एक लॉन्ग बॉन्ड ऐसे दिखाते हैं आप, राइट। कभी कभी वो नहीं भी लिखा रहता है, जैसे आप CH3 - CH3 ऐसे लिखते हो, तो यहाँ पे आप बॉन्ड दिखा देते हो। ठीक है। अदरवाइज बहुत जगह आप बॉन्ड को नहीं लिख करके भी आप ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। तो दिस बॉन्ड इंडिकेट्स व्हाट, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। जब आप बॉन्ड बनाते हैं इस तरह,
तो इधर एक डॉट है, इधर एक डॉट है, राइट। तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, तो बॉन्ड उसी एक पेयर में ही मूव होती है हर जगह, इधर से इधर उधर से इधर, जो कुछ भी है। तो डैश है। एंड इसमें एक और चीज जो है कि जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होती है वो बड़ा मैटर करता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन कभी बॉन्ड सॉरी बॉन्ड जब टूटती है या फॉर्म होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, कहाँ को जा रहे हैं, ये सब कुछ आपको एरोहेड से बताना पड़ेगा। दिस शुड बी योर सेकंड नेचर इन मेकिंग ऑल द मैकेनिज्म्स, ठीक है। तो यही आपको देखना है कि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो है किस तरह से दिखाते हैं, तो वी यूज इट बाई एरोहेड्स, ठीक है। एरोहेड्स कैसे दिखाते हैं, तो जब आपके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है तो उसके लिए ऐसे फुल एरो बनाया जाता है, और जब सिंगल इलेक्ट्रॉन होती है तो ऐसे हाफ एरो बनाते हैं, ठीक है। हाफ एरो मतलब वी कॉल इट फिश हुक एरो। आपने देखा होगा फिश हुक, कभी मछली पकड़ने गए होंगे या किसी को देखा होगा, तो हुक में ऐसा ही रहता है ना, ताकि वो उसको ऐसा होने आता, तो दिस इज लाइक हाफ एरो। तो फुल एरो का मतलब दो इलेक्ट्रॉन यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव होती है तो ये हो जाएगा, और सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गई तो हाफ एरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम इस्तेमाल करके दिखाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आपके पास दो एटम्स हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक्स वाई है, ठीक है। तो एक्स वाई के जो बॉन्ड्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो वी हैव टू इलेक्ट्रॉन्स हियर, राइट। तो आप इसको कैसे तोड़ोगे, तो कहीं भी आप भेज दो, जैसे मान लीजिए हमने वाई पे भेज दिया ऐसे करके, ठीक है। तो आपको ऐसे फुल एरो बना दिया हमने। तो हाउ डू वी इंडिकेट दिस, इसका जो आंसर होगा उसमें आप देखा होगा कि एक्स का जो एक्स पे इलेक्ट्रॉन नहीं है और वाई पे इलेक्ट्रॉन चला गया, दोनों, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, कि यही दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक्स वाई के बीच में लगे हुए हैं। दीज टू इलेक्ट्रॉन्स हैव कम हियर। अब इस तरह के बॉन्ड तोड़ने से एक जगह इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, एक जगह का गेन होगा। कैसे, ध्यान से देखो। जब हम कहते हैं कि एक्स वाई के बीच में से बॉन्ड बनी हुई है, तो इसमें इक्वल शेयरिंग है, राइट। एवरी कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके आता है, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके आता है, दोनों म्यूचुअली शेयर कर रहे हैं। लेकिन जब आपने बॉन्ड तोड़ा तो देखो, वाई का जो इलेक्ट्रॉन है वो तो इसके पास आ ही गया नेचुरली, लेकिन एक्स का इलेक्ट्रॉन भी आपने उसको ट्रांसफर कर दिया, राइट। तो एक्स के ऊपर क्या चला जाएगा, एक्स के लिए लॉस है। तो लॉस पे किसी भी एटम के लिए इलेक्ट्रॉन का लॉस होने पे चार्ज क्या आता है बताओ, पॉजिटिव चार्ज। और वाई तो क्या हो रहा है, ठीक है। और वाई के लिए ये जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो तो मिला ही मिला, लेकिन एक्स का इलेक्ट्रॉन भी इसको मिल गया, तो उसके वाले वाई के लिए एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो उसमें क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस तरह के फुल एरो को तोड़ने से हमेशा प्लस और माइनस चार्ज ही हमेशा बनेंगे, ठीक है। किन किन को समझा, हैंड रेस करें, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। बहुत अच्छा। अब यही चीज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जरूरी नहीं कि एक्स वाई के पास कुछ ऐसा ही हो। मान लीजिए कि कुछ इस तरह का सिचुएशन है, जैसे NH4 है, ठीक है। NH4 या यूं कहें इसको, हाँ ठीक है। ऐसा कोई बॉन्ड है CH2 प्लस, यहाँ पर दे रहे हैं ऐसे, और OH, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस तरह से हम बॉन्ड बना रहे हैं, दिस इज लाइक द सिचुएशन, राइट। अभी देखो यहाँ पर C के पास जो है, देखो यहाँ पर H बना देता हूँ, ठीक है। H और OH, ठीक है। कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, करेक्ट। तो 1 2 3 4, इस कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन थे और चार ही हैं अभी भी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट दिस कार्बन हैज हाउ मेनी, ओनली 3, राइट। वन इलेक्ट्रॉन का कमी है ना, तो उस पर क्या आ गया, चार्ज प्लस आ गया, ठीक है। ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। 6 बनाया हमने, ठीक है। तो ऑक्सीजन के पास 6 होते थे, 6 ही अभी भी देखो, 1 2 3 4 5 6। और हाइड्रोजन हैज ओनली 1, सो लेट्स कीप इट 1, ओके। अब इसमें हमें कुछ करनी हो तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये वाली बॉन्ड है, ठीक है। ये वाला बॉन्ड है, अज्यूम करेंगे ये वाला बॉन्ड को, इस इलेक्ट्रॉन को हमें यहाँ लेके आ गए, ठीक है। तो जब ये बॉन्ड को इधर से इधर खींच लिया तो उससे क्या फर्क पड़ा, आइए देखते हैं। हम लोग फुल एरो बना रहे हैं क्योंकि हमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मूव करानी है, ठीक है। तो देखो जरा, जब ये बॉन्ड को आप यहाँ से लेके आ गए तो यहाँ से ये बॉन्ड गया, H का इलेक्ट्रॉन भी गया, राइट। और C को यहाँ पर मिल जाएगा, तो दीज टू इलेक्ट्रॉन्स, ये जो दो इलेक्ट्रॉन जो थे, अभी दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ठीक है। यानी कि अभी
एक इलेक्ट्रॉन जो H का था वो भी इधर आ गया, और एक ऑक्सीजन का तो था ही। तो यहाँ पे इससे फायदा क्या हुआ? इससे देखो, इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 3 थे, इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज था। अभी एक इलेक्ट्रॉन ये वाला जो था, इसमें से दो में से एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का था, अभी भी ऑक्सीजन का है। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था, अब वो कार्बन के पास चला गया, राइट? तो कार्बन के पास अभी टोटल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना। तो कार्बन का अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो गया, तो उसका प्लस चार्ज क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। तो 1 प्लस प्लस क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाता है, राइट? तो ये देखिए न्यूट्रल हो गया। तो लूज कौन कर रहा है इस पूरे प्रोसेस में? इलेक्ट्रॉन, इफेक्टिवली हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लूज कर रहा है, तो हाइड्रोजन के पास प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि जब भी आप किसी भी पूरे बॉन्ड को इधर से उधर मूव कराते हैं, पूरा फुल ऐसे फुल एरो बनाते हैं, तो उसमें गेनिंग जगह पे एक इलेक्ट्रॉन चार्ज गेन होगा, और जहां से लूज हो रही है वहां पर एक प्लस चार्ज आएगा ही आएगा। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, ठीक है। किन किन को क्लियर है कॉन्सेप्ट कुछ है? सो आई हैव अ डाउट। पूछे। तो एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, एंड आसमी पे ऑक्सीजन के साथ 2 सिंगल बॉन्ड्स है। तो डबल बॉन्ड हो गया ना अभी। हाँ, डबल बॉन्ड। डजंट दैट मीन कि 4 लाइक ऑक्सीजन के भी 2 एंड उसके खुद के 2, वो सब कार्बन का शेयर ना। कर रहा है। तो इट हैज 6 नाउ, क्योंकि किस वो पे? कार्बन हैज 6 नाउ बिकॉज वो ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बना रहा है वो चारों शेयर कर रहा है ना। हम्म। तो बॉन्ड्स के चारों भी है उसके पास और खुद के अलग से 2 भी है। नहीं नहीं, टेक्निकली देखा जाए तो देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कार्बन के एकदम सटे हुए हैं, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट 1 2 3 4, राइट? ये चार हुए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स भी तो उसी के होते हैं ना। जो दूर वाले हैं उनको भी गिन के देखो तो ऑक्टेट नहीं हो गया कंप्लीट, देखो जरा। 2 इलेक्ट्रॉन्स तो 4 उसके वैलेंस हैं, लेकिन बाकी सारे मिला करके ऑक्टेट होगा ना पूरा, तभी तो वो स्टेबल होगा, राइट? ठीक है। तो जो उसके एंड पे होते हैं वो उसके खुद के होते हैं, और जो दूसरे एंड पे होते हैं वो दूसरे वाले एटम पे होते हैं हमेशा, ठीक है। ओके। तो ये उसका बेसिक लॉजिक है। तो आइए देखते हैं इसके कुछ बातें। ये तो बहुत बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन आपको यहाँ पर एरो हेडिंग अभी बहुत सारे काम करेंगे हम लोग उसमें, ऐसा देखेंगे, ठीक है। सो विल सी दैट। चलो ये तो हो गई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात, लेकिन सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होता है वो देखते हैं अभी। वही बात लिखी गई है। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम नोट्स आपको भेज देंगे, और लेकिन असाइनमेंट दिया जाएगा, वो करके आना पड़ेगा आपको नेक्स्ट क्लास के पहले। लिखा है कि ए कोवलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन इन वन ऑफ द फॉलोइंग टू वेज। पुरानी केमिस्ट्री में दो में से एक ही तरीके से आप बॉन्ड तोड़ सकते हैं। दो में से एक ही तरीका हो सकता है किसी भी केस में। पहला है होमोलिसिस या होमोलिटिक फिशन या होमोलिटिक क्लीवेज कहते हैं, और सेकंड वन विल बी हेट्रोलिटिक फिशन या हेट्रोलिटिक क्लीवेज और हेट्रोलिसिस, तीनों एक ही चीज है। आइए देखते हैं सबसे पहले होमोलिटिक क्लीवेज का क्या मतलब होता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये हो गया आपका एक्स वाई का जो बॉन्ड है, वो तो ठीक है, लेकिन इस बॉन्ड को आप तोड़ने वाले हो कैसे? इस तरीके से तोड़ना है कि जो इलेक्ट्रॉन जिसके थे वो उनके पास ही वापस चले जाएं, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन्स थे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हमने ऐसे बना करके ऐसे हाफ एरो बनाया, ताकि दिखाना है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, उसका इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया। तो एज रिजल्ट ये बन जाते हैं एक्स डॉट वाई डॉट। अब एक्स डॉट वाई डॉट में ध्यान से देखेंगे तो क्या समझ में आता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसके लिए कुछ गेन तो नहीं है, इसने जो लेके आया था वही चीज उसको वापस मिल गई, तो उसके लिए कुछ नफा है ना नुकसान है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा कि इन दैट केस एक्स विल हैव नो चार्ज, राइट? सिमिलरली एक्स वाई विल आल्सो हैव नो चार्ज। यहाँ पे किसी को ना कुछ गेन हो रहा है ना लूज हो रहा है। तो ये जो जाती हैं इनको कहते हैं क्या? फ्री रेडिकल्स। और इनकी चूंकि चार्ज नहीं है, दीज आर व्हाट? न्यूट्रल स्पीशीज, ठीक है। फ्री रेडिकल्स हमेशा न्यूट्रल होती हैं, ठीक है। इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज के जो रूल्स होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, वो सब चीजें यहाँ पर काम नहीं आती, ठीक है। हमने डॉट क्यों डाला? वो जो इलेक्ट्रॉन है वो टूट गया ना, ये बीच का बॉन्ड। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन था, हो गया ना। हाँ, तो आपको डालना पड़ेगा कि आपने डॉट बॉन्ड तोड़ के बनाया है, ये आपको दिखाना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यूट्रल एटम को दिखाने के लिए ऐसे डॉट दिखाना पड़ता है, ठीक है। जैसे आप नेसेंट ऑक्सीजन बनाते हैं ना, ऐसे नेसेंट ऑक्सीजन का नाम सुना होगा आपने, राइट? नहीं। नहीं सुना है?
अच्छा, ठीक है, ओजोन को तोड़ते हैं तो नेक्स्ट एंड ऑक्सीजन बनता है। तो उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सिंपली आटम को ऐसे लिखते हुए चलता है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यू हैव टू शो द वन, एटलीस्ट वन डॉट तो रखना ही पड़ेगा अगर वो सिर्फ सिंपली एटॉमिक स्पीशीज में रह रहा है तो। ठीक है, बट ये जरूरी नहीं है कि हमेशा दो एटम के बीच का ही बॉन्ड टूटे। ऐसा कभी भी कंपल्सरी नहीं है। हो सकता है कि किसी मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड टूट रहा हो। जैसे मान लीजिए ये है आपका मीथेन मॉलिक्यूल। मीथेन में ये जो बॉन्ड है, हमने जानबूझ के मान लीजिए कि रैंडमली हमने इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ दिया। तो जब आप इधर से बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन सी के पास जाएगा और ये वाला बॉन्ड एच के पास चला जाएगा। एज अ रिजल्ट ये बनेगा CH3 डॉट एंड ये बन जाएगा H डॉट। तो दो फ्री रेडिकल बन जाते हैं, लेकिन ये एक मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया, राइट। यानी यूं कहें कि मल्टीपल एटम्स हो गए इसके अंदर, राइट। CH3 डॉट एंड H डॉट। तो इसलिए बॉन्ड जब आप तोड़ते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप सिर्फ किसी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे O2 H2 इस तरह का बॉन्ड आप नहीं तोड़ते हो। आप किसी भी बॉन्ड को आप रैंडमली तोड़ सकते हो अगर हाइपोथेटिकली तोड़ रहे हो तो। इसके तोड़ने के पीछे भी कुछ रूल्स हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। अभी के लिए बस जान लीजिए कि होता है, बट किस कंडीशन में होता है, कैसे होता है, दैट इज समथिंग व्हिच वी विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन। ठीक है, तो यही बात कही गई है, व्हेन अ बॉन्ड ब्रेक्स इन सच अ वे दैट ईच एटम रिटेन्स वन ऑफ द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन उसके पास ही रिटेन हो गया, देन सच अ फिजन या ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इज कॉल्ड होमोलिसिस या होमोलिटिक फिजन। और होमोलिसिस करने से हमेशा क्या मिलती है, फ्री रेडिकल ही मिलती है, नंबर वन, जो कि क्या होती है, न्यूट्रल होती है। और इनको हम ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज भी कहते हैं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो तो ऑड नंबर में ही होगा, शेयरिंग तो हो नहीं रही है जो इवन हो जाए, राइट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड रहता है। ठीक है, तो इसलिए वो उसको हम ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कहते हैं। एंड अगर आपने पहले के चैप्टर्स पढ़े हैं, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है, तो आपको ये मालूम होता है कि जब किसी भी कंपाउंड में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है, तो वो उसको क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, राइट। किन किन को बात मालूम है ये बात, कि किसी भी एलिमेंट में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है तो वो पैरामैग्नेटिक होता है। एनीबॉडी? पैरामैग्नेटिक मतलब क्या होता है, बता सकते हो? पैरामैग्नेटिक मतलब? सर मतलब उसके पास मैग्नेटिक फील्ड होता है। हाँ, मतलब वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि इनको अगर छोड़ दिया गया तो वो मैग्नेट्स की तरफ अट्रैक्टेड होने लगते हैं। ठीक है। So like weakly attracted by magnetic field, right? यस, यस, वीकली, स्ट्रांगली नहीं होते। स्ट्रांगली होता है तो उसको अलग बोलते हैं, उसको फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। Yes. ठीक है, ये किन क्लियर हो गया, होमोलिसिस, हाथ उठाए। ठीक है, वेरी सिंपल, राइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हेट्रोलिसिस। नाउ हेट्रोलिसिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी डिस्कस्ड अ व्हाइल अगो। जैसे यहाँ पर एक्स वाई के बीच में बॉन्ड तोड़ना है, विल ब्रेक इट लाइक दिस। पूछे, कुछ पूछना है क्या? ओके, तो हियर व्हाट वी सॉ, एक्स वाई के बीच का बॉन्ड है, वी हैव ब्रोकन दिस बॉन्ड। द होल बॉन्ड गेट्स ट्रांसफर्ड टू एक्स, अज्यूम करते हैं एक्स पे जा रहा है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसकी तरफ जाता है। जैसे एक्स और वाई में मान लीजिए एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स की तरफ जाएंगे, ना कि वाई की तरफ। ठीक है, तो एक्स की तरफ ऐसा ले लिया हमने, तो एक्स गेट्स दो बोथ इलेक्ट्रॉन्स, इट बिकम्स एन आयन। और वाई जो बन जाता है वो हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं वी हैव अनदर मॉलिक्यूल, कि यहाँ पर हमने CH3Cl लिया है, और यहाँ पर C और Cl के बीच में क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, क्योंकि वो एकदम लास्ट में लाई करता है, राइट, 17th ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यही खींचेगा अपनी तरफ। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, Cl तो बना दिया माइनस, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन को Cl में गेन कर लिया, और CH3 पे क्या आ गया, प्लस आ गया। तो जब भी कार्बन पे प्लस आता है तो वी कॉल इट कार्बोकटायन। ठीक है, कार्बोकटायन को बहुत डिटेल में पढ़ना है हमें, आने वाले टॉपिक्स में इसी चैप्टर में पढ़ना है। सो विल डिस्कस एंड डेडिकेट वन होल क्लास टू दिस, बिकॉज दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं, पिलर्स ऑफ जीओसी बेसिकली। कार्बोकटायन को कार्बोनियम आयन भी कहते हैं, तो देखे नाम देख के कंफ्यूज नहीं होना, कार्बोकटायन और कार्बोनियम आयन आर द सेम। और यही चीज आप किसी इस तरह से कर रहे हो, कार्बन पे ही आप नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, सॉरी, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने कार्बन पे ही ट्रांसफर कर दिया, तो कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज व्हिच इज दिस वन, so this becomes a carbon ion. You get carbocation and carbon ion. These are the two things which you will get in most of the reactions, which is hydrolysis.
तो क्या है डेफिनेशन? व्हेन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रिमेन्स अटैच्ड विथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, देन द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर breaks bonded electron pair breaks in such a way that it gets attracted to more electronegative atom. Typically जो ज़्यादा electronegative होता है उसी की तरफ जा रहा है. कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन ज़्यादा electronegative होता है. That's why we have taken it to carbon. ठीक है. And as a result, जिस atom पे electron gain होता है उस पे negative charge आ जाता है because of that extra electron gain, and less electronegative atom पे positive charge आ जाएगा. This is known as hydrolysis. ठीक है. किन-किन को क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? हेटेरोहोमोलिसिस, हाइड्रोलिसिस. ठीक है. स्ट्रेट फॉरवर्ड राइट. वृंदा ठीक है. Yes, I was just reading the definition. अच्छा, कुछ भी लिखा हुआ कोई भी चीज है जिसको जो समझ में ना आए पूछ लिया कीजिए. ठीक है. Because these notes are pretty much defined on over time, so that's why. ठीक है. So, Yes. so like the electron will be like mostly with like the more electronegatives the atom, right? Yes. Oh, ठीक है. okay. Chlorine is more electronegative than carbon. That's why it is gaining. The carbon and hydrogen में carbon is more electronegative. That's why always moves to carbon. ठीक है. तो ये हर जगह होगा आपको. ठीक है. कभी भी उल्टा नहीं होता जनरली. ठीक है. Unless forced by something else, but otherwise 99% केसेस में हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ही लेना होता है इन जनरल. ठीक है. तो ये हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं इन द फर्स्ट पिलर ऑफ द चैप्टर कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स. इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स फंडामेंटल है इस चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक. बहुत जरूरी है मैकेनिज्म्स को डिसाइड करने के लिए कि हाँ इस रिएक्शन को कैसे करना है. उसमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स को समझना बहुत ही फंडामेंटल है. चलिए देखते हैं क्या है ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स. तो इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स largely affects the type of reactions or the mechanism of the reactions. किसी भी रिएक्शन में क्या मैकेनिज्म होगा, किस तरह का रिएक्शन कर सकते हैं, all those things are solely decided by electron density. ठीक है. And there are two components in the reaction, electrophile या न्यूक्लियोफाइल, जो कि अटैक करता है या अट्रैक्ट करता है किसी सबस्ट्रेट को, इक्वल टू प्रोडक्ट. अगर आप किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक सिंपल टेम्पलेट में बांधना चाहें, दिस इज इट. देखिए अब वो टेम्पलेट है. बेसिकली कोई इलेक्ट्रोफाइल होती है किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में के रिएक्शन में, एक सबसेट होता है जिस किसी भी मॉलिक्यूल की बात हो रही है, और लास्ट में उससे प्रोडक्ट बनती है. अब ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, कैसे अटैक करेगा, उसके बाद क्या होगा, दोज थिंग्स आर नुआंसेस व्हिच विल बी लर्निंग इवेंचुअली. ठीक है. तो यहाँ पर जो सवाल कही गई है कि जब भी आप किसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो बहुत मैटर करता है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज द की वर्ड हियर. ठीक है. अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे जज करते हैं हम लोग? हाउ डू वी अंडरस्टैंड कि हाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, कम है, या किधर से अट्रैक्ट करना है, किधर से अटैक करना है? तो जो वो मैकेनिज्म में कहाँ पे कौन अटैक करेगा, दैट पार्ट विल लर्न लेटर. बट लेट्स सी हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड throughout the molecule. That is something which is imperative. ठीक है. So let's see how what are the things by which we judge the whole compound का organic chemistry का जो reaction है उसको हम क्या क्या major for electronic effects है. There are four fundamental electronic effects. पहला है inductive effect. ठीक है. Mesomeric effect. Third is electromeric effect, and fourth is hyperconjugation. These all four topics deserve one lecture each. ठीक है. इसलिए इन सबको वन बाय वन हम समझेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ठीक है. आज के लेक्चर में मोस्टली हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट पे ही बात करने वाले हैं. ठीक है. और उसके ऊपर मैं असाइनमेंट भी दूंगा, वो आप करके आओगे. और उसके जो भी डाउट्स हैं मुझे कल पूछो. ठीक है. बिफोर वी डू दैट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज दिस थिंग अबाउट. ठीक है. तो जनरली क्या होता है कि वी हैव टू स्पीशीज. ठीक है. जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस करते हैं तो दो चीजों में से एक चीज हमेशा रहती है, आइदर एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल. अब कौन क्या है, या कभी कभी दोनों भी हो सकते हैं. तो क्या मतलब है इन दोनों का? तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लविंग, है ना, राइट. फाइल वर्ड मतलब जैसे हाइड्रोफिलिया, राइट. हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक कहते हैं. तो हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है कि हाइड्रो वाटर लविंग, ऐसा. सिमिलरली इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन लविंग. फाइल इज अ फिलिया इज अ वर्ड. ठीक है. लैटिन का वर्ड है जिसका मतलब अफेक्शनेट टुवर्ड्स, ऐसा होता है. ठीक है.
तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। अब इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए भाई? कौन है जो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा? गाइस, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेफिसिट। डेफिसिट आता है मुझे कहने में, सही बात है, क्योंकि जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, जाहिर सी बात है वो उसी का भूखा होगा। ठीक है, रोटी किसको चाहिए? जो भूखा है। वैसे ही यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए? रोटी उसी को प्यारी है जो जिसके पास पेट में रोटी ना हो। ठीक है, उसे इलेक्ट्रॉन उसी को प्यारा होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन खुद ना हो। इसलिए आप देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल को हमेशा पॉजिटिव चार्ज से इंडिकेट करते हैं। हमेशा नहीं करते हैं एक्चुअली, कभी कभी करते हैं, मोस्ट केसेस में करते हैं। कभी कभी कुछ मॉलिक्यूल्स भी ऐसे होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है लेकिन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता नहीं है। ठीक है, तो उनको भी आपको अलग से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है। वो मैं सिखाऊंगा कैसे करना होता है। और दूसरा है कि न्यूक्लियोफाइल है, जिसके पास न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज होती है। भाई जो न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज होता है, न्यूक्लियस किसको चाहिए? न्यूक्लियस के पास तो प्लस चार्ज होता है ना। अब प्लस चार्ज का भूखा कौन होगा? जिसके पास खुद क्या हो? अफरात इलेक्ट्रॉन्स पड़ी हुई हो, राइट। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पड़ी हैं, नेगेटिव चार्ज लेके घूम रहा है, कहाँ बांटे वो? जाहिर सी बात है किसी गरीब के झोले में डाल देगा वो। तो न्यूक्लियोफाइल जनरली क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज होती है और वो पॉजिटिव चार्ज के खोज में रहता है बेसिकली। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल यही दो चीजें होती हैं, प्लस और माइनस, और तो कुछ होता नहीं है टिपिकली। हाँ, एक न्यूट्रल भी होता है, सॉरी, वो भी है। तो न्यूट्रल वाले कौन हो गए? न्यूट्रल वाले आपके ये हैं, ये वाले कहाँ गए? दीज आर न्यूट्रल स्पीशीज, राइट। तो न्यूट्रल वाले ये दो होते हैं, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव में आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल होगा या तो एक न्यूक्लियोफाइल होगा। तो ये हो गए, इनको हम कहते हैं अटैकिंग स्पीशीज। ठीक है, तो विल सी हाउ टू डू दिस, एक सैंपल रिएक्शन करके भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है? द मॉलिक्यूल विच अंडरगोज अटैक। हाँ जी, पूछिए। Could you give an example of neutral species? जैसे फ्री रेडिकल है ना, ये न्यूट्रल है। फ्री रेडिकल्स का जो रिएक्शन होते हैं वो न्यूट्रल नहीं होते हैं। ठीक है, अब जैसे पॉजिटिव को किससे, ये क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए। Mm. ठीक है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ अट्रैक्टेड होता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्टेड होता है। और नेचुरली अगर न्यूट्रल है तो कहाँ अट्रैक्ट होगा? वो किसी भी न्यूट्रल जैसा अट्रैक्ट हो सकता है, राइट। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप ऐसा जोड़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए CH3। ठीक है, ऐसे डॉट है और यहाँ पे एक CH3 डॉट है, दोनों ही न्यूट्रल है। तो दोनों आपस में अगर जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? CH3 और CH3 ऐसा बन जाएगा। ठीक है, Yes. ओके। लेकिन अगर चार्ज होती है तो कैसा होता है? तो देखो चार्ज में कैसा होगा। जैसे मान लीजिए CH3OH। ठीक है, और नहीं, सॉरी, OH नहीं करते हैं, कुछ और ले लेते हैं, CH3Cl ले लेते हैं सपोज। ठीक है, प्लस KOH लेते हैं। ओके, तो उसका रिएक्शन कैसे देखेंगे? मुझे बताइए CH3Cl में, पहले CH3Cl क्या वो आइडेंटिफाई करिए। CH3Cl में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? Cl. Cl। कौन कौन एग्री करते हैं Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ठीक है, उस पर नेगेटिव चार्ज रहती है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो वही खींचेगा ना। और एज ए रिजल्ट, अगर Cl पे अगर नेगेटिव चार्ज आ गई तो सी पे क्या आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब KOH में बताइए, KOH को दो अलग अलग पार्ट में तोड़िए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो क्या कहेंगे आप? K will be positive. केवल OH. पॉजिटिव और नो नेगेटिव। ठीक है, तो ये अब देखिए ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ना। तो जब आप प्रोडक्ट लिखेंगे तो किसको कहाँ से जोड़ना चाहिए बताइए? के को किससे जोड़ेंगे, CH3 से या Cl से? Cl. Cl। ठीक है, तो क्या बनेगा? ये Cl, और क्या होना चाहिए? CH3. CH3OH। ठीक है, ये किन किन को समझा? ठीक है, ये तो चलो बहुत बेसिक लेवल पे हमने सवाल दिए लिखा है। अब इसी को थोड़ा सा एक लेवल ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसमें आपको एक बड़ा सा मॉलिक्यूल, ऐसा मान लीजिए ऐसा कुछ दिया हुआ है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, यहाँ पर क्या कहते हैं, ब्रांचिंग हो रही है, और यहाँ पर आपका Cl है ऐसा। ठीक है, या सॉरी यहाँ पे हो कुछ सपोज, इसको अगर लिखा हुआ है कि एवर्ज करना हो तो क्या करेंगे? तो नेचुरली आप देख रहे हैं जिस कार्बन पे Cl लगी हुई उसी पे आपको टारगेट करना पड़ेगा, राइट। Cl पे क्या है? नेगेटिव है, C पे क्या है? पॉजिटिव है। सेम यहाँ पर आप KOH करेंगे तो कहाँ किसको जोड़ना चाहिए बताइए? ये कहाँ जोड़ेंगे? Cl से, राइट। Cl. और OH कहाँ चला जाएगा? C पे, राइट।
ऑपोजिट सब्ट्रैक्ट, तो यानी कि के को आप जोड़ देंगे Cl के साथ और OH को जोड़ देंगे इसके साथ, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? तो ये Cl हट गया और वहां पर आपका बन गया OH और दिस विल बिकम K प्लस KCl। हाँ बेटा पूछिए। No, sir, it happened accidentally. ओके ठीक है, रिपोर्ट समझा आपको? बस ठीक है, तो देखिए आपने पूरे मॉलिक्यूल में कहीं भी और टारगेट नहीं करना है, आपको बस वही वीक पॉइंट, द वीकेस्ट लिंक यू हैव टू फाइंड, यही आपका मेन टारगेट होता है इन द होल ऑफ रिएक्शंस, कहाँ पे अटैक करनी है वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो यही इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे डिसाइड किया आपने, तो वही इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से ही हम देखते हैं, राइट, कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, एंड दे हैव टू टारगेट स्पेसिफिकली दोज पॉइंट्स, ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की, जहाँ पर जमावा ज्यादा है उसी रीजन को वो टारगेट करता है, यही उस एक्सरसाइज का मकसद है, ठीक है। ओके फाइन, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द अदर थिंग्स। हाँ ये तो हो गई, ये तो चलो हो गया कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है। अच्छा यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल आप इसको ले सकते हैं किसको, द पॉजिटिव स्पीशीज कौन है इधर, K प्लस इज इलेक्ट्रोफाइल और OH माइनस को क्या कहा जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्योंकि इसको ये न्यूक्लियोफाइल मतलब इसको न्यूक्लियस चाहिए क्योंकि उसके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, और इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज, राइट, नेगेटिव वाले को न्यूक्लियोफाइल, इस तरह से हमने न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को हमने कैटेगराइज कर दिया। तो ये जो आपका कंपाउंड था, दिस होल थिंग, this whole thing will be called the substrate, and as a result this will be the your product, ठीक है। एक्चुअली दोनों प्रोडक्ट्स ही आप कह सकते हो प्रोडक्ट्स, ठीक है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी बन सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको सारे प्रोडक्ट्स लिस्ट नहीं करने होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये छूट है, ठीक है। जैसे हम इनऑर्गेनिक में हम लिखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन में कि सारे के सारे मोल्स आपको साफ साफ बताने पड़ेंगे, ऐसा यहाँ पर एक छूट है कि आप मोल्स को मेंशन भी नहीं करना होता है, और जरूरी नहीं कि सारे के सारे प्रोडक्ट्स ही आप लिखें, मेन प्रोडक्ट को लिख दिया उतना काफी है। ओके, ये तो चलो बात हो गई इसकी। अब यहाँ पर आप देखो कि जो चार्ज है वो LHS और RHS में कंजर्व होना चाहिए, ये दूसरा इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में आप जानते हैं कि एटम्स का नंबर तो कंजर्व होना ही चाहिए। हाँ वो अलग बात है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नंबर ऑफ एटम्स पे उतना ज्यादा जोर नहीं दिया जाता, कभी कभी आप एक से ज्यादा आप मोल्स भी ले सकते हो, और क्या कहते हैं उसमें अपनी फ्रीडम भी ले सकते हो कि हाउ मेनी एटम्स आर देयर। तो यहाँ पर आपको जो सावधानी बरतनी है वो है चार्ज के कंजर्वेशन में, ठीक है। ये देखिए आपने हमने क्या बनाया, E प्लस प्लस एस, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल और सबस्ट्रेट को मिला के बनाया ES प्लस, और NU माइनस न्यूक्लियोफाइल एंड सबस्ट्रेट को मिला के बनाया हमने NUS माइनस। तो यहाँ पर दो बातें आप देख सकते हैं। पहली चीज तो ये है कि हमने इधर एरो इधर से इधर बनाया और एरो इधर इधर से इधर बनाया, दोनों को एक साइड में क्यों नहीं बनाया? अटैक तो इलेक्ट्रोफाइल इस पे करता है, तो हम एरो उल्टा क्यों बना रहे हैं? ये कन्वेंशन है। क्यों कन्वेंशन है? क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया होगा, जब भी हम कोई कर्व्ड एरो बनाते हैं, दैट डज नॉट इंडिकेट कि कौन किस पे अटैक कर रहा है, जबकि इंडिकेशन एरो किस चीज का होता है, वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का होता है, याद रखिएगा। एक सेकंड, आपको स्क्रीन आ रही है क्या? अ, हाँ, ये जो एरो हेड होती है उसका एक ही मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। तो जब आप एरो हेड बना रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को दिखा रहे हैं, ये नहीं दिखा रहे हैं कि कौन किस पर अटैक कर रहा है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसमें इसी चीज का ध्यान रखा गया है कि इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, सबस्ट्रेट के पास इलेक्ट्रॉन होगा, तो वही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ठीक है। इसलिए आप बनाएंगे ES और वो टोटल चार्ज क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, इसलिए ES प्लस बनना चाहिए कंपाउंड। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप आगे देखेंगे, जैसे CH2OH है, ठीक है, और उसमें आप H प्लस को ऐड कर रहे हैं, तो मुझे बताएं कि एरो कहाँ से कहाँ बनना चाहिए, OH O से H पे बनना चाहिए कि H से O पे बनना चाहिए? OHCH. O से H पे बनना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाना पड़ेगा। तो उसका जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, टोटल चार्ज को कंजर्व जरूर करना आपको, यानी कि आप जोड़ेंगे CH3 CH2 OH2 बना देंगे आप, ठीक है। हाँ बेटा पूछिए। सर कैन यू डिफाइन अ सबस्ट्रेट? सबसेट मतलब जो कोई भी मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने वाला हो वही, ठीक है। जैसे इस पे ये यहाँ पे ये सबस्ट्रेट हो गया, अदरवाइज जिससे पहले जो मॉलिक्यूल दिखाया था ये वाला,
उसमें ये सबस्ट्रेट हो गया था, ये वाला सबस्ट्रेट था, क्योंकि इस पे ही अटैक कर रहा था ना ये। ठीक है, समझ में आया? हाँ। ठीक है। ओके, तो चार्ज हैज बिन कंजर्व। तो देखिए यहाँ पर CH3 CH2O, H इधर आ गया और ये बन गया OH2+। टोटल चार्ज कंजर्व होना चाहिए। इधर न्यूट्रल है, इधर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगी उसमें भी एक पॉजिटिव चार्ज आनी चाहिए। इसका उल्टा भी आप देख सकते हो। मान लीजिए कि CH3 OH- प्लस CH3 CH2 प्लस हो गया, या फिर ऐसा कुछ, तो इसको अटैक करवा दी। हाँ बेटा पूछिए। सर जब कभी भी लाइक कोई इलेक्ट्रोफाइल एंड सबस्ट्रेट रिएक्ट करेंगे तो जो सबस्ट्रेट के बाद जब जो प्रोडक्ट बनेगा उस पर भी पॉजिटिव चार्ज ही होगा। बिल्कुल, टोटल चार्ज कंजर्व होना चाहिए ना। इधर ये इसको E और S, और टोटल चार्ज इसमें न्यूट्रल है और ये पॉजिटिव है, तो न्यूट्रल प्लस पॉजिटिव क्या मिलेगा? हाँ। एक पॉजिटिव चीज ही मिलनी चाहिए ना। ठीक है, उसी तरह यहाँ न्यूक्लियोफाइल है, या नेगेटिव चार्ज है या न्यूट्रल है, तो टोटल मिलेगा तो क्या होगा? एक नेगेटिव चार्ज रहेगी, रहेगी ही रहेगी। ठीक है, वही बात यहाँ पे कही गई है। तो यहाँ पे देखो, अगर और नेगेटिव और एक पॉजिटिव चीज मिल जाए तो भी न्यूट्रल हो जाएगा, राइट? तो चार्ज कंजर्वेशन शुड बी एट द कोर ऑफ इट। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखें, चार्जेस को मैसअप नहीं करना है। किन किन को क्लियर है ये? ठीक है, शौर्य को दिक्कत? नहीं सर। ठीक है, वृंदा? ठीक है, आगे बढ़ो। Sir, a substrate is supposed to be neutral only, right? नॉट ऑलवेज, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर हो गया न्यूट्रल तो ठीक है, तो फिर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, बट लॉट ऑफ टाइम्स कभी कभी नहीं भी हो सकता है, विल हैव टू सी व्हाट इट इज, बट टोटल चार्ज कंजर्व होना चाहिए LHS और RHS में। ठीक है, All right. ओके। तो चलो, ये तो बात हो गई इसकी जो बेसिक बिहेवियर है वो। आइए देखते हैं सबसे पहले चार बेसिक टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, और दूसरा है मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट, तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ई इफेक्ट, और फोर्थ इज हाइपर कॉन्जुगेशन, HC फॉर शॉर्ट। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो एक्चुअली आप पहले पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं? आपने डायपोल मोमेंट पढ़ा है। किन किन लोगों ने डायपोल मोमेंट पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में? हाथ उठाएं। ठीक है, आप जानते हैं क्या होता है, राइट? तो समझ लीजिए बस इतना ही है कि डायपोल मोमेंट को ही का ही रीपैकेज वर्जन है इंडक्टिव इफेक्ट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट का ही रीपैकेज वर्जन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दैट्स इट, दैट्स ऑल इज इंडक्टिव इफेक्ट अबाउट। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होती है। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज इंडिकेटेड एज आई इफेक्ट। तो उसको समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। ये देखिए, ये कंपाउंड है विच इज 1 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, 1 क्लोरोब्यूटेन, 4 कार्बन आपको दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3 4, और उस पर यहाँ पर क्लोरीन लगी हुई है। सो हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड दिस मॉलिक्यूल? दिस इज लाइक a fairly simple molecule. Let's see how the electrons are distributed. तो नेचुरली सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन हुआ? कौन? Sorry. क्लोरीन। तो क्लोरीन विल गेट ए नेगेटिव चार्ज। जाहिर सी बात है, ये क्या करेगा? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा, बिकॉज दैट इज ऑल अबाउट डायपोल मोमेंट, राइट? तो यहाँ पर Cl क्या करा? यहाँ जो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे इन दोनों जगह, इस जगह पे सी, बिटवीन दिस C एंड दिस Cl, इनको बहुत पावरफुली अपने तरफ खींच रहा है, बिकॉज इट्स द बॉस, राइट? वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कार्बन से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं ड्यू टू दैट पुल, और Cl के थोड़ा पास हो जाते हैं, और यही बढ़ा देता है क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बाय a slight margin, and that's what we get a delta minus चार्ज, जो कि आप डायपोल मोमेंट में देखते हैं। एज रिजल्ट इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? सेम चार्ज, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल ही था पहले, तो वो डेल्टा प्लस हो जाता है। ओके, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे क्या था कि इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की थोड़ी सी कमी हो गई है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन तो खींच लिया अपना तरफ। तो इसकी सप्लाई को जो है, अब इसकी कमी को पूरा करने के लिए, तो ये क्या करता है, इधर का जो बॉन्ड है थोड़ा सा स्लाइटली इधर सरक जाता है, ताकि इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को थोड़ा सा कुछ हद तक मिटाया जा सके। पूरी तरीके से तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये कार्बन क्लोरीन जितना पावरफुल तो है नहीं, इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आने से क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ थोड़ा स्ट्रांगली खींचने लगता है, और उसके कारण क्या होता है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स, जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो थोड़े से और पुश हो जाते हैं, बट नॉट एज मच एज दिस वन। दिस इज द मेन बॉस हियर, राइट?
तो उससे इसका इधर इन्फ्लुएंस हो जाएगा, एंड देयरफॉर ये इधर के कार्बन्स के इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्ट करेगा बाय लिटिल लेस पावर एज दिस वन। तो इधर भी इसके बाद क्या हो जाएगी, यहाँ पर थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो वी हैव रिटन हियर डेल्टा डेल्टा प्लस। ठीक है, डेल्टा डेल्टा प्लस क्यों लिखा? क्योंकि डेल्टा जो होती है ना, डेल्टा इज एक्चुअली अ फ्रैक्शन। ठीक है, और टिपिकली ये फ्रैक्शन लेस देन वन होती है, जैसे 0.2 0.3 इस तरह से। ठीक है, तो जब आप कहते हो कि डेल्टा प्लस है, तो मान लीजिए उसकी वैल्यू, मान लीजिए डेल्टा की वैल्यू अगर 0.1 है सपोज। ठीक है, बहुत सिंपल एक एस्टिमेट लेते हैं। तो अगर डेल्टा की वैल्यू 0.1 है, तो डेल्टा डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? 0.1 इंटू 0.1 हो जाएगी, विच इज हाउ मच? 0.01. 0.01। तो 0.01, राइट। तो ये डेल्टा डेल्टा की जो वैल्यू है वो डेल्टा से कम हुई कि ज्यादा? कम. कम हो गई, राइट। यानी कि डेल्टा जो है उसमें बहुत ज्यादा चार्ज की कमी है, और उससे थोड़ी सी कम चार्ज डेंसिटी इधर होगी डेल्टा डेल्टा प्लस होने से। उसी लॉजिक को एक्सटेंड करते हुए यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन से थोड़ी सी और थोड़ा सा और शिफ्ट होते हैं, और इस कार्बन पे आ जाती है डेल्टा 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 प्लस। यानी कि डेल्टा डेल्टा, अगर डेल्टा की वैल्यू 0.1 है, डेल्टा डेल्टा की वैल्यू 0.01 हो जाती है, तो डेल्टा 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 की वैल्यू क्या होगी? 0.001. और कम हो गया, राइट। 3 कार्बन के बाद जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन की गंगा है जो बह रही थी इधर से, सबसे ज्यादा धार इधर था, उसके थोड़ा सा कम इधर हो गया, और उससे कम थोड़ा सा पुश इधर हो गया। उसके बाद 3rd कार्बन के बाद वो नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाता है, तो हम नहीं काउंट करते हैं। तो वी विल जस्ट सी कि जो भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, उसकी जो इन्फ्लुएंस है इलेक्ट्रॉन पुल करने की, विच इज द डायपोल मोमेंट, वो उसके नेक्स्ट कार्बन पे और उसके नेक्स्ट कार्बन तक रहती है। 3 कार्बन विल बी रोप्ड इन टुगेदर इनसाइड दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो पुल है उसके कारण। इसी को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या, सॉरी, इसी को कहेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, व्हिच इज द डायपोल मोमेंट ड्यू टू द सिग्मा बॉन्ड्स। दीज आर सिग्मा बॉन्ड्स, राइट। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि डेल्टा प्लस का वैल्यू अगर 0.1 था, तो उसका 0.001 है, 0.0001 है। ठीक है, तो नेचुरली कोई न्यूक्लियोफाइल हो, सपोज न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रॉन रिच कोई मॉलिक्यूल है। अब न्यूक्लियोफाइल आना हो, उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो कहाँ डंप करेगा बताओ? इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, या इस कार्बन पे? The last one. लास्ट वन। ये तो सबसे कम है ना, सबसे कम पॉजिटिव चार्ज है, राइट। चार्ज जितना बड़ा होता है उतना अट्रैक्शन ज्यादा होता है कि नहीं? इस न्यूक्लियोफाइल का चार्ज क्या है? मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, एक फुल ऑन नेगेटिव चार्ज है, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कौन करेगा? ये करेगा। ओ, हाँ, फर्स्ट वाला, राइट। उसके कम ये करेगा, उससे कम ये करेगा, राइट, क्योंकि अट्रैक्शन का जो पावर होता है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, आप जानते हैं। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज यही है। तो नेचुरली न्यूक्लियोफाइल को अटैक करनी हो तो कहाँ कटेगा? सबसे पहले इधर ही करेगा, ना इधर नहीं करेगा, इधर नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा वो। ठीक है, तो इसलिए आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से न्यूक्लियोफाइल के आने की जगह पक्की हो गई है वो चीज़ यहाँ। तो नेचुरली इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कहाँ आएगा बताओ? Cn. इस पे। Delta. ठीक है, Oh. डेल्टा माइनस पे आएगा ना, वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव पे जाएगा, राइट। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे कि इसी चीज़ को हम SN1 SN2 रिएक्शन कहते हैं। अगर आपने नाम सुना होगा, जैसे यही 1 क्लोरोब्यूटेन है, और उसको आप यूज करते हो KOH से या KCN से सपोज। तो KCN को दो पार्ट करें तो क्या होगा? पॉजिटिव पार्ट क्या होगा KCN में, बताओ जरा? K. K प्लस और CN माइनस। ठीक है, तो नेचुरली कहाँ किसको अटैक करना चाहिए? देख के बताइए, Cl पे कौन अटैक करेगा? K। ठीक है, और CN कहाँ अटैक करेगा? इसी कार्बन पे, एग्जैक्टली दिस वन, नॉट द अदर वंस, राइट। तो ये जगह पक्की हो गई। तो आपने देखा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ने ये बात तय कर दी कि किसका डिस्कोर्स कैसा होना चाहिए। तो इस तरह के मैकेनिज्म आप लिख सकते हैं। किन किन को क्लियर हो जाएगा अगर इस तरह के मैकेनिज्म दिए जाए तो? कहाँ किसको अटैक करना चाहिए? ठीक है, इजी है, राइट। ठीक है, चलो, तो यही हो गई। इनफैक्ट मजाक नहीं कर रहा हूँ, इस लॉजिक के ऊपर सवाल जेई में भी आ चुका है। ठीक है, आइए दिखाते हैं आपको कैसे, लेकिन वो वहाँ पर आपको साफ साफ नहीं लिखा है कि कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, वो आप ही को तय करना होता। तो एक बार हम इसको पहले कवर कर लेते हैं, विल देन आफ्टर दैट विल गो टू दैट क्वेश्चन आल्सो। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? व्हेन अ सिग्मा बॉन्ड, ध्यान दीजिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो सिग्मा बॉन्ड का फीचर है। ठीक है, यहाँ पर ये जो आप देख रहे थे इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हो रहा था, वो सिग्मा बॉन्ड के अलॉन्ग हो रहा था, राइट। यहाँ पाई बॉन्ड नहीं है थैंकफुली, लेकिन अगर मान लीजिए पाई बॉन्ड भी होता
तो पाई बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं होती। जैसे मान लीजिए इधर ऐसा होना हो और यहाँ पे ऐसा डबल बॉन्ड हो जाता, ठीक है। तो डबल बॉन्ड में आप जानते हैं एक बॉन्ड क्या होता है, एक बॉन्ड पाई होती है, एक बॉन्ड सिग्मा होता है, राइट। किसी को मालूम है ये बात, तो डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड पाई और एक बॉन्ड सिग्मा होता है, ठीक है। तो यानी कि इसमें से सिग्मा जो बॉन्ड होती है उसी के अलॉन्ग आप एरो बनाते हैं। पाई बॉन्ड का कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड का ही सिग्नेचर इफेक्ट है। हाँ जी। Is there a reason behind it? क्योंकि ओवरलैप का जो ज्यादा बॉन्ड जो होता है वो इन्फ्लुएंस कैसे होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। जो डायरेक्ट ओवरलैप होती है उससे अफेक्टेड होता है, ठीक है। जैसे आप ऐसे बनाते हो ना सिग्मा बॉन्ड, ऐसे ऐसे करके ओवरलैप करके, है कि नहीं। तो वो कैसे ओवरलैप है वो उसके हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करता है, राइट। हाइब्रिडाइजेशन से ही आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से तय होता है, समझे। तो उसका लेना देना उसके इससे है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन से है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन में कभी भी आप याद रखिएगा, जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन करते हैं sp2 sp या sp3, उसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को ही काउंट किया जाता है, पाई बॉन्ड को नहीं, ठीक है। इसलिए उसमें पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता। इसीलिए पाई बॉन्ड के लिए कौन है, वो रेजोनेंस है, ठीक है। वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट में रेजोनेंस काम नहीं करता, सिर्फ पाई बॉन्ड्स पे ही काम करता है। मतलब ये जो इफेक्ट है ये सिग्मा बॉन्ड को इन्फ्लुएंस करेगा, और ये जो इफेक्ट है वो पाई बॉन्ड को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। दोनों को हम देखेंगे वन बाय वन। तो देखिए स्टेटमेंट क्या लिखा गया, व्हेन अ सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑब्वियसली डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना जरूरी है, then the sigma bond pair is shifted towards the more electronegative atom. As a result of this, a dipole is created between the atoms. This is the dipole, as you can see. Positive and negative are based on those logic. ठीक है। Due to this dipole, the other sigma bonds in the chain, वैसी बात है उसके आगे भी जो है वो भी आगे उसके आगे भी propagate होता था, in the chain are also shifted and become polarized. Obviously not as polarized as the first atom, but हाँ होते हैं। This effect is known as inductive effect. That's all. So ये dipole moment here. तो आइए देखते हैं कुछ molecules में how the electrons are distributed. जैसे ये देखो, ये आपका कौन सा कंपाउंड है, here we see that we have 1 2 3 4, ठीक है। 1,4 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन है ना, ठीक है। तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, तो इधर का जो सीएल है ये भी खींचेगा, इधर CL है ये भी खींचेगा। अब दोनों ही इक्वली खींचेंगे तो ये डेल्टा माइनस हुआ तो ये डेल्टा प्लस हो गया, इधर का डेल्टा माइनस हुआ तो इधर का डेल्टा प्लस हो गया। अगर ये डेल्टा प्लस है तो उसका क्या लिखेंगे, डेल्टा डेल्टा प्लस। इधर डेल्टा प्लस है तो उधर क्या लिखेंगे, डेल्टा डेल्टा प्लस। अब उसके आगे तो कुछ है नहीं, राइट। तो इट्स लाइक अ टग ऑफ वॉर। सो दोनों साइड में यहाँ पर इसका डबल, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खींच रहा है, ये यहाँ पे खींच रहा है, लेकिन बीच वाले में कुछ नहीं है, बिकॉज दोनों साइड में इक्वल कंटेंडर्स है ना। इट्स लाइक अ टग ऑफ वॉर, कहीं कहीं कोई बज नहीं हो रहा, वो बीच में खाली है, वो कोई इफेक्टिव डायपोल मूवमेंट नहीं बन रहा। लेकिन वहां पे ही अगर आप मान लीजिए सीएल की जगह एफ डाल दें तो ज्यादा पावरफुल कौन है, एफ या सीएल। यस। एफ है। तो एफ का जो इन्फ्लुएंस ज्यादा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ज्यादा खींच रहा है और ये ज्यादा खींच रहा है, ये ज्यादा खींच रहा है, राइट। ठीक है, किसी ने समझा। अब ऐसी हालत में जरा सोचो, ठीक है, एक इसमें स्पेशल केस जोड़ते हैं। मान लीजिए कि कोई न्यूक्लियोफाइल आया, ठीक है। अब उसके पास चॉइस है इस वाले कंपाउंड में कहाँ पर अटैक करना चाहिए उसको, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करना चाहिए, डेल्टा प्लस। ठीक है। आइदर यहाँ भी कर सकता है चाहे यहाँ पे भी कर सकता है, right? दोनों की इक्वल प्रायोरिटी है कि नहीं, ये दोनों इक्वल जैसे सिमेट्रिकली है। लेकिन यही केस अगर नीचे वाले में कहा जाए तो कहाँ अटैक करेगा बताओ, कहाँ पर डेल्टा प्लस ज्यादा है। बाद में बहुत अच्छा जी हाँ, तो ये नेचुरली इधर अट्रैक्ट होगा, इधर कभी नहीं करेगा, ठीक है। तो उसको प्रेफरेंस मिल जाती है। तो इसी तरह से आपको जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उनके बेसिस पे जज करना होता है कि किसको कहाँ भेजूं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट इन को क्लियर हो गया, ठीक है। ठीक है, सॉरी कोई दिक्कत। नहीं सर। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत खास रिएजेंट है जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, नाम सुना होगा आपने। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है RMgx का, ठीक है। मतलब एक आर में कोई तो कार्बन चेन रहेगा, ठीक है, किसी भी शेप का हो सकता है, और एक MgX रहता है। तो उसी का एक एग्जांपल लिया हमने, ये देखो यहाँ MgX है तो MgX रहेगा, और ये जो R है उसकी जगह पे हमने से 4 कार्बन ले लिए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। कार्बन और मैग्नीशियम में ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होता है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो है नहीं,
इलेक्ट्रोपॉजिटिव है मैग्नीशियम, ठीक है। और मैग्नीशियम और हाइड्रोजन के बीच में तो एक आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है, Mg प्लस एंड X माइनस, ठीक है। तो Mg क्या करता है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, राइट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गिव अवे करते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैग्नीशियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको, कार्बन को। यहाँ पर उसी चीज जो हमने पहले की थी उसका उल्टा इफेक्ट हो रहा है यहाँ पर। जैसे Cl क्या कर रहा था, खींच रहा था, राइट। दिस टाइम वी हैव पुट अ एटम व्हिच इज पुशिंग द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कार्बन शेल। तो मैग्नीशियम जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो अपना इलेक्ट्रॉन किसको देना है, कार्बन को देने की कोशिश कर रहा है। कार्बन पे क्या आ गया, नेगेटिव डेल्टा माइनस। फिर उसके कारण क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन थोड़े से उस नेगेटिव चार्ज से रिपेल हो जाएंगे, तो ये थोड़ा सा रिपेल होकर के इसके तरफ आ जाएंगे, तो ये उधर पे आ जाएगा डेल्टा डेल्टा माइनस। और इधर क्या आ गया, डेल्टा 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 माइनस। तो नेचुरली ऐसे हालत में ये इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, राइट। अब इसमें अगर मान लीजिए हम ऐड करते हैं H2O। हाँ जी, पूछे। So Mg इलेक्ट्रॉन दे रहा है। हाँ, क्योंकि Mg इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, राइट। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव था ना। हाँ। ये मालूम है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स किधर मिलते हैं पीरियोडिक टेबल में, ऑन दी लेफ्ट मोस्ट साइड। Sorry. ठीक है, जितना इधर का इलेक्ट्रॉन है, जितना इधर जाएंगे उतना इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, और जितना इधर जाएंगे उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है। इसके लिए आपको One right that had. So like, हाँ, isn't it already electron deficit? वाई Mg was, हाँ तो अब देखो, ऐसे देखो, MgCl है, राइट। उसको मैं फिर से बता, उसको असर भी पाता हूँ मैं। जैसे अगर आप कहते हैं RMgCl, ठीक है, तो Mg के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, राइट। Yes. तो एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया, ठीक है, तो उसको क्या मिलेगा, X माइनस बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन वो इसको देगा, तो उसको प्लस आ जाएगा, मतलब नेगेटिव आ जाएगा, राइट। और खुद इस पे क्या आएगा, +2 आ जाएगा, करेक्ट। हाँ। आएगा ना। तो इसको देने के बाद उसको पॉजिटिव आएगा, राइट। अगर ना दिया हो तो फिर नहीं होगा। तो आप इसका MgX का टोटल चार्ज देखेंगे तो क्या आएगा, +2 -1, यानी कि +2 हो जाता है, राइट। तो वो सॉरी 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 +2 नहीं, सॉरी +2 -1 यानी कि +1 हो जाता है, फिर +1 एंड दिस होल थिंग इज -1, ठीक है। हाँ। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोग इसमें मिसअप कर देते हैं। कोई भी ग्रिग्नार्ड एजेंट हो तो उसमें MgX पे आती है प्लस और R पे होती है माइनस। ये अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिए इसी कारण से, ठीक है। दिस R विल गेट अ नेगेटिव चार्ज और दिस विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज। हाँ जी, पूछिए। अगर इसमें जो मैग्नीशियम के एडजेसेंट कार्बन है, उसके पास डेल्टा माइनस है, और जो उसके बाजू में है, तो उसमें भी उसका मैग्नीट्यूड कम होता होगा डेल्टा माइनस का। और क्या है, बिल्कुल, है ना। तो बट अब इससे क्यों होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, राइट। अच्छा, हाँ। ठीक है, रिपल्शन से उसकी नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगी, क्योंकि इससे थोड़ा सा दूर भागेगा वो, है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएंगे। अब ऐसी हालत में जब सोचिए, ऐसी हालत में सोचें कि आपने बना दिया इधर क्या, MgX पे क्या आएगा, डेल्टा प्लस हो जाएगा वो, ठीक है, और C पे आएगा प्लस। ऐसी हालत में मान लीजिए H2O ऐड करनी हो। H2O के 2 पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। वाटर में पॉजिटिव पार्ट क्या होता है, Hydrogen. प्लस और OH माइनस, ठीक है। तो नेचुरली किसको कहाँ जोड़ेंगे आप बताइए, NGX को कहाँ जोड़ेंगे, H पे कि O पे, OH पे, Or OH पे, जी हाँ। तो MgX will अट्रैक्ट, पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो MgXOH बन जाएगा, राइट। ऐसा बनता है MgXOH, ऐसा लिखा रहता है, ठीक है। और ये वाला पार्ट में क्या आएगा, H आ जाएगा, यानी कि जो अल्केन बन जाएगा ऐसा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे ये CH3 CH2 MgBr प्लस क्या लिखेंगे इस पे, H2 ही लिख देते हैं, तो क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या होगा, तो MgBr है एक पार्ट, GOH. MgOHBr एंड CH3 CH3 गॉट इट, CH3 हो जाएगा, और MgBr, हाँ MgBr वही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ऊपर कह रहा है बताया आपको, हाँ ठीक है। तो ये चीज इसी के सवाल आ चुका है
जेई में। चलो इसका जो सवाल है उस पर एक बार गौर फरमाता हूँ। ये क्वेश्चन है कि 25, ठीक है, CH3 होल ट्वाइस CnGCl ऑन D2O के साथ रिएक्शन करनी है तो क्या मिलेगा आपका? D2O क्या होता है? वाटर, Stereo. वाटर का बड़ा हेवी वाटर कहते हैं, राइट? तो इट बिहेव्स जस्ट लाइक वाटर, ठीक है। तो D2O का एकदम बिहेवियर कैसा है, वाटर जैसा है। तो जैसे आप जानते हैं कि H2O के दो पार्ट होते हैं, H2O में क्या लिखते हैं आप? दो पार्ट क्या होता है, H+ और OH-, राइट? तो सही D2O में क्या होगा? T plus OD minus. ठीक है, D+ एंड OD-। ओके, अब इसको रिएक्शन करनी है CH3 होल ट्वाइस CH3 और MgCl से, राइट? क्या लिखना चाहिए बताइए? तो CH3 होल ट्वाइस C- MgCl हो जाएगा, राइट? तो सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी। तो A रहे वो ये होगा ना, बहुत सारी ए। हाँ ये होगा, राइट? ठीक है, लेकिन भी क्लियर है, लेकिन भी क्लियर है, ठीक है। मेरे को प्रोजेक्ट का तो यही, अगर आपको बेसिक आइडिया आ गया, ऑब्वियसली इसको इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस लगेगा। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगा तो उसमें आप करके आना, तो उसमें और बेटर आपको क्लैरिटी मिलेगी। ये सब चीज़ें देखने से ज़्यादा करके सीखने वाली है, बट दिस इज हाउ इट डज। तो आई, ये तो चलो आपने देख लिया कि नेगेटिव इफेक्ट क्या क्या कर सकता है। वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर सकता है। इसकी फीचर्स के बारे में बात करते हैं। इट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट का मतलब ये है कि यहाँ पर जब तक सिग्मा बॉन्ड बरकरार है, जब तक आप बॉन्ड तोड़ नहीं रहे हैं, तब तक वो उस जगह जमा रहेगा। वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो वैसे ही होता रहेगा, चार्ज की जो पोजिशनिंग है वैसी ही रहेगी। पाई बॉन्ड में ऐसा नहीं होता है। जैसे आप जानते हैं रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो रेजोनेंस थोड़ा सा टेम्पररी होता है। लेकिन यहाँ पर आपको वो परमानेंट रहेगा। जब तक बॉन्ड्स इंटैक्ट हैं, जब तक आप मॉलिक्यूल को ही नहीं तोड़ देते हैं, तब तक ये चीज़ पक्की रहेगी, नो मैटर व्हाट। दूसरी चीज़ है कि इट इज़ डिस्टेंस डिपेंडेंट एंड यूजुअली डाइज आउट आफ्टर 3 कार्बन इन अ चेन। ठीक है, तो आपने ये देखा था कि यहाँ पर 3 कार्बन के बाद यहाँ पर Cl ने 3 कार्बन तक ही अपना इन्फ्लुएंस रखा था, उसके बाद ऑलमोस्ट इंडिविजुअली स्मॉल हो जाता है। बट इट इज ऑल्सो ट्रू कि वो किसी, अगर ऐसे दोराहे पे हो, ऐसे इस तरह से देखिए जंक्शन ऐसा बन गया, Cl के बाद ये कार्बन है, ठीक है, और वहां से बाइफरकेट हो रहा है, तो उस दोनों बाइफरकेशन में ही सेम इफेक्ट चलते रहेगा विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। ऐसा नहीं कि इसका इफेक्ट बहुत कम हो जाए, इसका कम हो जाए, नहीं। ठीक है, दोनों साइड में ही इट विल डिस्ट्रीब्यूट इट्स जिसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों साइड से। ओके, तीसरी बात है कि इट इज ऑपरेटिव थ्रू सिग्मा बॉन्ड ओनली। ठीक है, पाई बॉन्ड्स को ये अफेक्ट नहीं करता। इसके बारे में आपको शुरुआत में बताई थी, ये सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पे ही चालू होगा। पाई बॉन्ड के लिए रेजोनेंस है, रेजोनेंस वाला फिर सिग्मा बॉन्ड पे नहीं चलता। तो इट इज आइदर इंडक्टिव इफेक्ट तो सिग्मा, रेजोनेंस है तो पाई। And the fourth point is the electron displacement, yeah, movement in CH bond is taken as a reference for determination of I effect. अब जाहिर सी बात है, हर आटम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पुल करता ही करेगा। तो हम CH बॉन्ड के रेफरेंस में हम देखते हैं कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर पुल है या कितना कम पुल है, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी होती है, तो कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो CH बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखी जाती है। जस्ट फॉर जेनरिक इन्फो, इस पर सवाल ज्यादा नहीं हो, तो जैसे जैसे जेनरिक बात हो गई, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप की होती हैं, एक होती है -I, दूसरी होती है +I। यहाँ पे कौन सी ग्रुप -I में गिरती हैं, कौन सी +I में, ये आपको रफली ध्यान में रहना चाहिए। आपको एग्जैक्ट ऑर्डर याद रखने की जरूरत तो बहुत ही कम पड़ेगी, ठीक है। तो लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा पहले आता है, कौन सा बाद में, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम कई जगह करने वाले हैं, ठीक है। डायरेक्ट सवाल कभी भी नहीं आएगा, बट अगर मोस्टली आपको क्वेश्चन में किन्हीं कोई दो रैंडम आपको ग्रुप दिए रहेंगे, तो फिर आप उनको जज करना होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट से कैसे हम जज करेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड -I इफेक्ट। एंड -I का मतलब होता है कि एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो क्या करता हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विथड्रॉ करता हो। जैसे यहाँ पर आप देख रहे थे कार्बन का जो
इलेक्ट्रॉन था वो उसका इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा था कौन, Cl खींच रहा था, राइट। तो उसको हम कहेंगे माइनस आई इफेक्ट, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन खींच रही है। ऑन दी अदर हैंड ये वाला केस देखो, Mg ने क्या करा था, इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो, तो देने वाले के लिए क्या होगा, उसके लिए गेन है, तो उसको कहेंगे प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो विथड्रॉइंग इज माइनस आई एंड गेनिंग इज प्लस आई, ठीक है। यही इसका बेसिक आइडिया है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन जो विथड्रॉ करते हैं उनका नाम ही होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। दिस इज अ सिंबल व्हिच वी आर गोइंग टू यूज अगेन एंड अगेन, EWG मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। तो माइनस आई इफेक्ट दिखाने वाले जितने भी ग्रुप्स हैं उनको हम कहेंगे माइनस आई ग्रुप्स। तो और जो इफेक्ट होती है वो माइनस आई इफेक्ट होती है। तो इन सबको यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है, कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। इसका इस्तेमाल बहुत हद तक हम एसिड बेस वाले कॉन्सेप्ट में भी करने वाले हैं। इस पर हम सवाल देखते हैं कुछ भी। तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, NR3+, फिर SR2+, फिर NH3+, एंड उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी घट रही है वैसे वैसे माइनस आई भी घट रहा है, ठीक है। और एकदम करते करते लास्ट में आप एच तक आते हैं। C6H5 जो होती है वो भी माइनस आई इफेक्ट दिखाती है। C6H5 मतलब क्या होता है, बेंजीन रिंग, ठीक है। बेंजीन रिंग को ही C6H5 कहा जाता है। इसको अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो शॉर्ट में इसको PH लिख दीजिए, PH स्टैंड्स फॉर फिनाइल, ठीक है। तो फिनाइल ग्रुप है। और आर जो यहाँ पर देख रहे हो आप, आर आर किसी भी रैंडम अल्काइल ग्रुप के लिए लिख सकते हैं, आर इज अल्काइल ग्रुप, ठीक है। और दूसरा है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट के ग्रुप थोड़े से कम है तो कंपैरेटिवली इजियर टू मेमोराइज इफ यू आर इनटू देम। तो इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन एटम्स आर ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच रिलीजेस इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यानी इसको लिखेंगे ERG। ERG stands for electron releasing group. These are called plus I groups, and such effects are called plus I effects. These effects have their strength in this order. ये सब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पुश करते हैं इनसाइड द कार्बन चेन, ठीक है। तो यही उसका बेसिक प्रेमाइस है। आइए दिखाते हैं आपको कुछ एग्जांपल्स। जैसे ये देखो कि आपके पास क्या क्या ग्रुप्स लगे हुए हैं और वो किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। जिस तरह का ग्रुप लगा रहेगा उसी हिसाब से आप डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस बनाएंगे। और ऐसी अवस्था में अगर आपको किसी चीज से रिएक्शन करनी हो, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल से, तो आप उसी हिसाब से आप दोनों जगह जोड़ेंगे, या तो पॉजिटिव को नेगेटिव की जगह, नेगेटिव को पॉजिटिव की जगह जोड़ेंगे। इस तरह से आप देख सकते हो। तो एज यू कैन सी पहला ग्रुप है NO2। तो NO2 आप देख सकते हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट इट लाइज इन द माइनस आई ग्रुप, राइट। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करने की कोशिश करेगा। तो देखिए विदड्रॉ कर रहा है, पहले कार्बन से किया, उसके सेकंड कार्बन को भी थोड़ा सा खींचा, और तीसरे कार्बन को और थोड़ा सा कम कर दिया। तीसरे कार्बन के बाद कहानी खत्म है। नीचे वाले जोन में तो उसका कोई प्रभाव दिख भी नहीं रहा, राइट। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसी हालत में इलेक्ट्रोफाइल आएगी तो कहाँ आएगी, NO2 पे कि कार्बन पे, बताइए। इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ भेजना चाहेंगे आप, Hello. NO2 पे, ठीक है। और इलेक्ट्रोफाइल आएगा ना छोड़ के तो यहीं पे आएगा। बाकी सब ये जो है ये सब ऐसे ही है, मतलब इनका एक्चुअल में कोई काम नहीं है। नोबडी रियली केयर्स अबाउट देम, ठीक है। वो बस हैं, लेकिन आपको मालूम है कि डेल्टा प्लस से ही मतलब रखता है, बाकी सब भी होते हैं लेकिन उस पर रिएक्शन होती ही नहीं है। CO- अच्छा, यहाँ पर ये चीज है जो कंफ्यूजिंग हो सकती है। एक है ग्रुप CO-, दूसरा ग्रुप है COOH, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों चीज देखिए, CO- और COH दोनों ध्यान से देखिएगा कि COH जो है वो एक विथड्रॉइंग ग्रुप है, इट विल पुल द इलेक्ट्रॉन आउट फ्रॉम द चेन, जबकि CO- क्या करता है, ये प्लस आई है, वो इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर उसकी जो है एरोहेड देखने में दिखा है कि ये जो है CO- देने वाला है, तो डेल्टा माइनस डेल्टा डेल्टा माइनस कंसिडर करेगा। और COH में डेल्टा माइनस है, राइट। तो वो खींच रहा है उसके दोनों। ये देखिए दोनों इफेक्ट को आप जोड़ के भी देख सकते हैं। जब कोई बेंजीन रिंग आती है तो आप जानते हैं कि बेंजीन रिंग में तो पाई बॉन्ड भी होते हैं ना, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पे काम करती है क्या, नहीं। नहीं करती है, राइट। तो उसके लिए पाई बॉन्ड में क्या है उससे आपको कोई मतलब नहीं। जस्ट ड्रॉ द इफेक्ट्स बेस्ड ऑन द सिग्मा बॉन्ड डायरेक्शन, दैट्स ऑल। CO- क्या होता है, कॉस्ट प्लस आई है, तो वो दे रहा है जैसे पहला कार्बन, ठीक है, दूसरा कार्बन, और उसके बाद यहाँ पर NO2 जो है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो वो भी खींचने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप है, तो ये यहाँ से ऐसे ऐसे खींच रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की गंगा जो है बह रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो नेचुरली आप अटैक कराना चाहेंगे कोई E+ और E- को, तो आप सबसे पहले कहाँ अटैक कराना चाहेंगे, नेचुरली यहाँ पे कराना चाहेंगे, और यहाँ पे करवाना चाहेंगे इसको, इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एंड सो ये देखें यहाँ
So, हाँ बेटा, so could you go to that diagram again? वो डेट So यहाँ पे C double bond O Na plus. This is like, won't it be like more electropositive than that carbon atom attached to NO2? ये Yes. ये क्या करेगा, ये प्लस, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है ना। हाँ राइट, इस, हाँ इस एंड पे आपका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा बढ़ जाएगा, राइट, ठीक है आप, ठीक है, दिस विल गेट अ नेगेटिव चार्ज एंड दिस विल गेट अ मोर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, करेक्ट, ठीक है, तो ऐड अप हो जा रहा है। Yes. यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर CH3 CH3 ऐसा, तो ये CH3 क्या होता है, CH3 एक प्लस आई ग्रुप है, ठीक है, तो जहाँ यहाँ पर भी CH3 है, ये भी है, ये भी है, ये भी होता है, सब इलेक्ट्रॉन देने के लिए बैठे हैं, उधर भी दे रहा है, इधर से भी मिल रही है, इधर से भी मिल रही है, और इधर से भी मिल रही है, सो ऑल ऑफ दैट गेट्स एड अप, क्योंकि आप जानते हैं डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, पता है ना, यही तो मालूम है, डायपोल मोमेंट वेक्टर होता है, ठीक है, तो वेक्टर क्या सम आप ले लेते हो, तो सबका रिजल्टेंट आ जाता है, और ये लेकर के इधर आता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हो कि जो सी पे जो डेल्टा माइनस है, और जहाँ पर ओ और ऑक्सीजन और कार्बन में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, और इधर कार्बन है, राइट, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सी पर डेल्टा प्लस आ जाता है, और ऊपर नेगेटिव, क्योंकि जिस भी डेल्टा नेगेटिव होती है उसके जस्ट बाजू वाले एटम पे ही पॉजिटिव होता है ना। आई थिंक यहाँ पर भी वही होगा, ठीक है, NO2 इट इज गेनिंग मोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आई थिंक यहाँ पर दो जगह हो गई, एक ये भी है डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, और इसमें भी डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस रहेगा, ठीक है, क्योंकि बाद वाले एटम्स को तो आप देखते नहीं है ना, isn't it? लाइक जैसे यहाँ पर देखा था, वी वर ओनली कंसर्न अबाउट द फर्स्ट वन जिस पे डेल्टा माइनस है और दूसरे वाले पे डेल्टा प्लस है, राइट, ठीक, यहाँ पर भी वही देखेंगे आप, इधर भी और इधर भी, दीज दीज फोर आर वर्कलेस, समझे क्या, वृंदा आपको समझा। Yes, sir. हाँ, दो बोथ आर मोर कन्वीनियंट, अब देखना पड़ेगा कि किसका माइनस ज्यादा है, NO2 का या इसका, ठीक है, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ डाउट, वो देखना पड़ेगा किसका ज्यादा है, वो एक्सपेरिमेंटल तरीके से देख सकते हो। ये हो गया आपका कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में और डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भी आपके पास ऐसा ही दिख रहा है, तो CH3 इधर प्लस आई है, इधर से प्लस आई है, ऊपर नेगेटिव है, ऊपर नेगेटिव है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यहाँ पे ही मिल रही है आपको, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, और डेल्टा प्लस सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका, आई मीन सबसे पहले तो यहाँ आएगा नेचुरली, ठीक है, उसके बाद डेल्टा डेल्टा प्लस यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो कि सबसे पहले यही दोनों को आप देखेंगे, ठीक है, तो दैट इज हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डेल्टा प्लस इस पे क्यों आया C डबल बॉन्ड O के लिए? उसको तो इलेक्ट्रॉन हर जगह से मिल रहा है ना। हाँ लेकिन सबसे पहले तो इस पर डेल्टा नेगेटिव आई, तो उसके जस्ट बाजू वाले पे ही डेल्टा प्लस होता है ना, अच्छा। तो इसलिए हमेशा डेल्टा माइनस इज अकम्पनीड बाई डेल्टा, उसके बाद वाले पे हमेशा डेल्टा डेल्टा प्लस बनेगा, राइट, ओके। तो वो और कम हो जाता है, तो हमेशा नेक्स्ट वाले एटम पे ही देखना होता है, ओके। यस। तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेसिक प्रमाइस यही है, आइए देखते हैं इसका सवाल, ठीक है, सबसे पहला है एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट किन किन चीज़ों में जज कर सकते हैं, क्या क्या फायदे हैं उसके, तो सबसे पहला है इन डिसाइडिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी ऑफ द कंपाउंड, और ये एसिडिटी किसकी होती है, टिपिकली स्पेशली कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड अल्कोहल्स, ठीक है, इन दोनों की एसिडिटी को जज करने के लिए यूज इस्तेमाल करते हैं, आइए इस पे एक एग्जांपल भी दिखाते हैं आपको, लेकिन द रूल विच डिसाइड्स द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी ऑफ एनी कंपाउंड, उसको जज करने के लिए वी हैव दिस थिंग, किसी भी कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू इट्स माइनस आई इफेक्ट, कितना स्ट्रॉन्ग माइनस आई है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, और जाहिर सी बात है अगर माइनस आई पे डायरेक्टली डिपेंड करता है तो प्लस आई पे इन्वर्सली करेगा, क्योंकि दोनों ही उल्टे ही है, राइट, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है और ये इलेक्ट्रॉन गिविंग इफेक्ट है, तो अगर दिस विड्रॉइंग इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो विड्रॉइंग इफेक्ट है, सॉरी रिलीजिंग इफेक्ट है, उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखें यहाँ, वी हैव 4 डिफरेंट कंपाउंड्स, चारों ही क्या है देखो, अच्छा आपको जब ये कंपेयर करने दिया जाएगा तो बहुत हद तक आपको कुछ कॉमन चीज़ें भी रहती हैं, जैसे यहाँ पर ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है चारों, ठीक है, तो चारों ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, राइट, सेम कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो चारों में क्या आपको चेंज दिख रहा है,
यहाँ पर Cl सबसे पहले वाले कार्बन पे है, ये दूसरे वाले कार्बन पे है, ये तीसरे वाले कार्बन पे है, और इसमें एकदम लास्ट में, ठीक है। तो COH के कंपैरिजन में Cl का माइनस आई इफेक्ट बताइए, सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई कहाँ मिलेगा आपको? जो COH के पास हो या जिससे जो COH से दूर हो? पाँच पास में होना चाहिए, राइट? क्योंकि जितना क्लोज होता है उतना, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? इसका माइनस आई किसका सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब 1 में हो जाएगा, राइट? सेकंड क्या होगा? सेकंड वाला हो जाएगा, राइट? क्योंकि उससे एक कार्बन दूर है, थर्ड वाला उससे भी दूर है, और फोर्थ वाला सबसे दूर है, राइट? तो माइनस आई की जो टेंडेंसी हो रही है HCl की, वो क्या हो रही है, इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज डिक्रीज हो रही है। तो उसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हुआ इन चारों में से? फर्स्ट फर्स्ट, उसके बाद सेकंड third, ठीक है, इजी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में इसका इस्तेमाल होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ को जज करने के लिए माइनस आई इफेक्ट से आप जज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि बाकी सब कुछ चेंज नहीं हो रहा हो। एक और एग्जांपल देखें। हाँ जी, पूछिए, आप पूछो। सर COH भी माइनस आई इफेक्ट ही शो करता है। हाँ, COH भी माइनस आई है ना, ठीक है। हाँ, ओके सर। एक और एग्जांपल देखें, ये 1 2 3 4 है, ठीक है। ये है NO2, ये F, ये OCH3, और ये है CH3, ठीक है। तो इनको आपको कंपेयर करने की सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? तो इन सभी ग्रुप्स को जो जो कॉमन वाला पार्ट है उस पे बेसिस तो जज नहीं करेंगे, तो जो डिफरेंट है उसी पे जज करें। तो NO2, OCH3, F और CH3, तो क्या लिखेंगे इधर आप? सेकंड F और NO2 में सबसे ज्यादा कौन है? ध्यान से देखो, F, NO2, NO2 की तरह यहाँ है जी, तो एक है, और CH, हाँ, OCH3 और एक CH3 था, राइट? CH3 प्लस आई करके है। तो NO2 सबसे आगे है ना माइनस आई में, Yes, sir. NO2 सबसे आगे है, फिर F का नंबर आता है, उसके बाद OR आता है। OR मतलब जैसे OCH3 को आप OR कहेंगे, ठीक है। CH3 इज अल्काइल ग्रुप, सो R जैसे तो OR हो जाएगा। तो OR का इफेक्ट देखो यहाँ पे क्या है, OR का इफेक्ट बाद में आता है, F के बाद में आता है, राइट? तो F से कम हो जाएगा OR का, उसके बाद लास्ट में क्या आ रहा है, CH3। CH3 क्या है, जबकि प्लस आई इफेक्ट में आता है, तो प्लस आई से तो एसिडिक स्ट्रेंथ तो कम ही होती है ना? तो CH3 और लास्ट में हो जाएगा, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। NO2 सबसे पहले, फिर F, फिर ये, और लास्ट में प्लस आई वाला, ठीक है। थिंकिंग क्लियर क्वेश्चन, ठीक है, इजी राइट। इसी पे सवाल दूंगा मैं आज सॉल्व करने के लिए। ये देखें आप, यहाँ पर CH3COH है, ठीक है। यहाँ पर ClCH2COH है, मतलब हमने क्या करा, एक H को रिप्लेस करके एक Cl डाल दिए। अब Cl तो आप जानते हैं माइनस आई इफेक्ट दिखाता है। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर दूसरा H को हटा के दूसरा एक Cl लगा दी। हाँ बेटा पूछे। So like, even the weakest minus I group will be stronger than the stronger plus I group. And Yes, absolutely yes, ठीक है। Basically you should first segregate them with respect to the effect, then एक बार माइनस आई का होगा, फिर आप प्लस आई को देखोगे, ठीक है। like if it's multiple given, like दो plus I है, दो minus I है. हाँ, देन फर्स्ट यू सेग्रीगेट द पहले माइनस आई वाले, फिर उसके बाद में प्लस आई वाले लास्ट में आएगा, ठीक है। Okay. So यहाँ पर देखिए CH3COH है, 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 1 Cl, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन 2 Cl, और यहाँ पे 9 हाइड्रोजन 3 Cl। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हो जाएगा? मैक्सिमम विड्रॉइंग इफेक्ट कहाँ है? 4 में है, राइट? 4 के बाद yeah. 3 2 फिर 1। कैन यू क्लियर एग्जांपल? 4 3 2 1 इज द आंसर, ठीक है। और अच्छा, बेसिक स्ट्रेंथ देखिए यहाँ पर, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर ऑर्डर ये है कि एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस आई पे होता हो, तो बेसिक स्ट्रेंथ किस पे होता होगा? प्लस आई प्लस आई पे होता होगा, ठीक है। और अगर बेसिक स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ वाज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, तो बेसिक स्ट्रेंथ विल बी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, ठीक है। तो सभी चीज को उल्टा कर देना है, तो वो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाता है, दैट्स ऑल। दिस एग्जांपल है, ये कई बार सवाल आ चुका है ये वाला। एक है OH माइनस, एक है OCH3 माइनस, एक है OCH होल ट्वाइस माइनस, और एक OCH3 होल ट्वाइस माइनस, ठीक है।
तो सब में ओ का पार्ट तो कॉमन ही है। व्हाट इज चेंजिंग, तो एच में कुछ इफेक्ट नहीं होता, राइट। CH3 में प्लस आई होता है, यहाँ पे दो दो CH3 हैं, दो प्लस आई होंगे, यहाँ पे तीन तीन है और प्लस आई हो जाएंगे। तो पहला कौन बेसिक है, फोर्थ, फोर्थ के बाद थर्ड, फिफ्थ टू, फिर वन, ठीक है। को समझा। हम्म। तो बेसिक स्ट्रेंथ की जो ऑर्डर होती है वो केबी के ऑर्डर से देखते हैं। केबी बढ़ती है और पीकेबी कम होती है, तो सवाल ध्यान से देखिएगा कि केबी बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और पीकेबी कम होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक है, ये दोनों चीजें आयनिक में पढ़ी होंगी, आयनिक इक्विलिब्रियम में, तो मैं उसको वापस रिफिल नहीं कर रहा हूँ अभी। नेक्स्ट इज डाइपोल मोमेंट, आपको बता ही चुके हैं आफ्टर ऑल क्या है ये, डाइपोल मोमेंट ही तो है इंडक्टिव साइड, राइट। जरा देखो उससे क्या फर्क पड़ता है, तो ये देखो ये केस, यहाँ पर CH3 है प्लस आई इफेक्ट, और Cl क्या है, माइनस आई इफेक्ट, देख रहे हैं। CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्योंकि वो प्लस आई है, Cl क्या कर इलेक्ट्रॉन ले रहा है क्योंकि वो माइनस आई है। दोनों का वेक्टर कैसा बन रहा है, सेम डायरेक्शन में बन रहा है। दोनों का नेट टाइप अगर आपने रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, नेट किसी डायरेक्शन में आ जाएगा, राइट। लेकिन इसी चीज को अगर आप चेंज कर दें, जैसे यहाँ पर CH3 को ऐसे डाल दिया और Cl को ऐसे डाल दिया, तो CH3 इज पुशिंग एंड Cl इज पुलिंग, तो नेट डायपोल मोमेंट किधर बन रहा है, इस तरफ बन रहा है, right? तो एक्चुअली किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है, वन का या टू का, 1 का। वन का, राइट, क्योंकि वन में एड अप हो रहा है, राइट, जबकि इसमें कॉम्पोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, तो यानी कि वन का डायपोल मोमेंट इज ग्रेटर देन टू। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट जो होती है इंडक्टिव इफेक्ट से डायपोल बन रही है, CH3Cl, CH3F, CH3Br, CH3I। यहाँ पर जो है ये ऑर्डर है डायपोल मोमेंट का। ठीक है, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भले एफ का माइनस आई ज्यादा हो, लेकिन Cl का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे, ठीक है, अगर एफ का माइनस आई ज्यादा है तो एफ का ही डायपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए था, करेक्ट। लेकिन वो चीज यहाँ पर अप्लाई नहीं होती, क्यों नहीं होती, वो इसलिए नहीं होती क्योंकि डायपोल मोमेंट का ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा। पहली बात तो ये एक्सेप्शन आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, एनसीईआरटी में ये चीज वैसे ओपनली नहीं कही है, बट सबली यहाँ पर एक डेटा में दिया हुआ है, बट haven't seen any question on this, but could be one question later on। तो ये जो डायपोल मोमेंट होती है ये सिर्फ चार्ज पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है, ये डिपेंड करती है इस फॉर्मूले पे। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्टेंस, ये होता है। आप वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो दिस इज वेक्टर फॉर्म होता है, ठीक है। तो म्यू की जो वैल्यू है, तो जब हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं तो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस के ही ऊपर देख लेते हैं ना, यानी कि वो चार्ज की बात हो रही है। लेकिन डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स। यहाँ पर सी और Cl के बीच का जो डिस्टेंस है वो कंपैरेटिवली 4 से ज्यादा हो जाता है कंपेयर टू CH3 और F के बीच में। क्यों, क्योंकि कार्बन और फ्लोरीन दोनों ही छोटे हैं, तो छोटे एटम्स के बीच का बॉन्डिंग भी छोटा होता है, और एक बड़े और एक छोटे के बीच में जो डिस्टेंस है वो कंपैरेटिवली बड़ा होगा, राइट। तो डी बढ़ेगा तो न्यू भी बढ़ता है। उसी कारण से यहाँ पर जो इसका सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस वाली वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है, उसी कारण से CH3Cl का जो डायपोल मोमेंट है वो भी बड़ा हो जाता है। तो ये एक एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान रखना पड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर ये लिख दिया हुआ है, ये जो दोनों का एक्सेप्शन है। बाकी आप ब्रोमीन को आगे रखिए, आयोडीन का उससे कम कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सवाल है तो पूछिए, किन्हीं में क्लियर है आप बताओ। बॉन्ड लेंथ पे भी डिस्कस होती है, तो बॉन्ड लेंथ यानी प्लस आई इफेक्ट से डिक्रीज होती है, सॉरी माइनस आई से डिक्रीज होती है और प्लस आई से बढ़ती है। तो ये भी कॉमन सेंस है, क्योंकि माइनस आई है तो वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर रहा है, राइट। तो विदड्रॉ कर रहा है मतलब खींच रहा है, खींचने से दो चीजों के बीच में क्या होता है, डिस्टेंस कम हो जाती है, राइट। अगर कोई चीज खींच रहा है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करने वाला, तो उसके और एटम्स के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, बिकॉज इट्स पुलिंग। खींचने से डिस्टेंस कम ही हो जाती है, जबकि रिपेल करने से या पुश करने से क्या होती है, डिस्टेंस बढ़ती है। तो आप रियल वर्ल्ड में भी इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। आप किसी चीज को पुश करते हो, ठीक है, या गिव अवे करते हो, तो आपके उसके बीच में डिस्टेंस बढ़ने लगता है। तो प्लस आई इफेक्ट से वो इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है ना, तो उससे डिस्टेंस बढ़ गई। वहीं आप किसी चीज को खींचने की कोशिश करते हो तो आपके और उस चीज के बीच में डिस्टेंस कम हो जाता है। वही लॉजिक यहाँ पर भी है। CH3F सबसे छोटा बॉन्ड डिस्टेंस, ठीक है, और सबसे ज्यादा माइनस आई डी है। जितना माइनस आई होगा उतना बॉन्ड लेंथ कम होगा, तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ इसी का है। तो ये फिर ये फिर ये वाला क्लास का समझा। नंबर 4,
ठीक है ओके सर हाँ अगर डाइपोल मोमेंट का इसका ऑर्डर निकालेंगे हाँ जैसे फर्स्ट विल बी रिप्लेस एंड रेस्ट विल बी द सेम ओनली राइट डायपोल मोमेंट राइट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट फॉर हाँ तो बस हाँ ये होता है ना ये ना ये डायपोल मोमेंट ऑर्डर राइट ये बॉन्ड लेंथ ऑर्डर है ओके एंड लास्ट इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस फ्री रेडिकल्स तो कार्बोकेटायन के पास क्या होता है इलेक्ट्रॉन नहीं होता है राइट तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाएं प्लस आई जैसे तो जितने प्लस आई ग्रुप लगाएंगे तो उस प्लस चार्ज की जो पॉजिटिव चार्ज है वो उतना स्टेबलाइज होगा क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कोई दे रहा है तो उसके लिए तो और अच्छा है ना वो स्टेबल हो जाएगा वो है ना तो पहले वाले में देखो कुछ भी नहीं है कोई प्लस आई नहीं है सेकंड वाले में एक है उसके बाद वाले में दो है उसके बाद वाले में तीन है तो धीरे धीरे प्लस आई की इफेक्ट बढ़ रही है तो कार्बन की प्लस चार्ज की जो जो प्लस चार्ज है वो काफी हद तक स्टेबलाइज हो जाएगी इसलिए कार्बोकेटायन की जब बात होती है क्योंकि कार्बन पे अगर प्लस चार्ज हो तो उस पर प्लस जितना भी आप डालेंगे इलेक्ट्रॉन प्लस आई इफेक्ट उतना स्टेबल होता है और जितना उल्टा भी सही है कि माइनस साइड डाल दिया तो और अनस्टेबल हो जाता है ठीक है जैसे यहाँ देखिए कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल्स का एक जैसा है कार्बोकेटायन के पास भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और देखा जाए तो उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है क्योंकि कार्बन का अगर ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 एक इलेक्ट्रॉन फिर भी कम पड़ रहा है राइट क्योंकि तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए कहीं ना कहीं से तो वो ले लेगा यहाँ से फिर इसकी से यहाँ पे दो से यहाँ पे तीन से तो सबसे स्टेबल कौन हुआ पहले वाले में 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 नीचे वाले के लिए भी सेम ऑर्डर बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल्स और सॉरी फ्री रेडिकल्स एंड कार्बोकेटायंस दे ऑल बिहेव मोस्टली सिमिलर ठीक है और कार्बन आयंस का उल्टा है यहाँ प्लस आई डाल दिया तो वो अनस्टेबल हो जाता है यहाँ देखो माइनस चार्ज है इधर इधर एक प्लस आई ग्रुप है लेकिन माइनस चार्ज है यहाँ पे दो प्लस आई ग्रुप है और एक माइनस चार्ज है यहाँ पे तीन है तो जितना प्लस आई डालोगे तो वो इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा नेगेटिव चार्ज और बढ़ता ही चला जाएगा तो वो डिस्टेबलाइज कर देगा उसको ठीक है इसलिए सही ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 इनमें को क्लियर है ये दोनों केसेस ठीक है इसके साथ इंडक्टिव इफेक्ट होता है खत्म